हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी स्टोर कीपर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल 2025 को। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे उन सभी का एनालाइज किया जाएगा। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आपका जो आने वाला एजीटी एग्ज़ाम है, जो आपका एजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपके टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर के। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक पैटर्न का पता लग जाएगा कि जो आयोग है आपका वो किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति करने के लिए दिया जाता है, या कंडीशन फॉर्मेटिंग के सेल्स दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है, या मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों स्वचालित करने के लिए किया जाता है। देखिए, एक तरीके से ये प्रॉपर जो क्वेश्चन है ये एक्सेल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने एक्सेल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चंस कर दिया होगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कि इफ फंक्शन जो है सही बात कर रहा है कि तार्किक तुलना के लिए, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन के लिए जो आपका इफ फंक्शन, इफ फॉर्मूला, जो आपने जो एक्सेल शीट देखी होगी उसमें ऊपर फॉर्मूला बार आता है। तो फॉर्मूला बार में किसी दो संख्याओं का, दो सेल्स का या दो संख्याओं का हम कंपैरिजन करना है कि ये इससे बड़ी है या छोटी है, ठीक है, या इसके बराबर है। जैसे भी हम कंपैरिजन करना चाहेंगे तो उसके पहले आप इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा है जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। तो हम सेल्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उनको फॉर्मेटिंग के आधार पर बदला भी जा सकता है। और तीसरा है मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित रूप से किया जाता है। तो मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज एक, वैसे तो ये फोल्डर आपको शो नहीं होता, बट अगर आपको शो करना है तो जैसे आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाते ही आपको एडॉन्स फीचर का, यानी कि रिबन एडॉन्स का फीचर मिलेगा। उसमें आप डेवलपर जैसे ही ओके करोगे तो डेवलपर में आ जाएगा ये आपका मैक्रोज। जैसे मैक्रोज का यूज़ क्या होता है? मैक्रोज का यूज होता है जैसे आपको किसी सेल्स में, यानी कि कोई आंकड़े दिए गए हैं आपको, तो आपको किसी सेल्स में कोई क्वेश्चंस या कोई आपका कमेंट या कुछ ऐसी चीज़ टाइप करनी है। जैसे मुझे टाइप करना है कि जो एग्रीकल्चर सहारनपुर है वो अभी टॉप पे चल रहा है, तो यानी कि टॉप, तो उसमें एक कमांड दी जाएगी, या कंट्रोल ए दबाने से आप किसी भी सेल्स में जाएंगे, तो जैसे ही कंट्रोल ए दबाएंगे तो यहाँ पे सीधा लिख जाएगा कि एग्री कोचिंग टॉप, ठीक है। तो एग्री कोचिंग टॉप जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा जैसे ही आप कंट्रोल ए दबाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रयोग होता है आपका बार बार दोहराने के लिए, यानी कि आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, सीधा मैक्रोज कमांड जैसे देंगे आप तो सीधा आपको जैसे ही किसी भी सेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे टाइप होता चल जाएगा। तो ये तीनों ही जो आपके ऑप्शन है, ये तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था आपका, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? देखिए, एक यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, PCL है, HTML है, GDI है, या पोस्ट स्क्रिप्ट है, या उपयुक्त में से कहीं नहीं, ठीक है। तो जो आपकी उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर होते हैं उनमें ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है, आपने अगर सुनी हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। एक तरीके से आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने जाते हो तो आपकी फ़ोटोकॉपी बहुत ही स्मूथली आती है, ठीक है, बहुत ही स्मूथली आती है। उसमें जो फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग होती है एक तरीके से प्रॉपर आती है। और आपने किसी सरकारी दफ्तर वगैरह में प्रिंटर देखे होंगे तो उनमें जो प्रिंटिंग होती है वो बिल्कुल ही अटपटी सी तरीके के जो प्रिंट होते हैं, जैसे अक्सर जो है बिल्कुल ही, मतलब एक तरीके से मिलाप नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगी एक तरीके से।
तो जो हाई लेवल प्रिंटिंग होती है, हाई लेवल उच्च गुणवत्ता के प्रिंटर होते हैं, उनमें आपकी पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है आपका, ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के डीएनएस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक ईमेल का ही जो है आपका क्वेश्चन है, ईमेल से रिलेटेड। तो ये पूछ रहा है प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए कौन सा इसमें डीएनएस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए जैसे मैक्स है, मैक्स रिकॉर्ड है, ट्रिपल ए 4 ए रिकॉर्ड है, पीटीआर रिकॉर्ड है, या एसपीएफ रिकॉर्ड है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा आपका एसपीएफ रिकॉर्ड। ठीक है, एसपीएफ। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लो, फुल फॉर्म भी पूछ लेता कि एसपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, एसपीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार एन्क्रिप्टेड है, या कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आप कोई ईमेल वगैरह भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ से कोई ईमेल भेज रहे हो आप, तो उसमें जो मैसेज लिखा जाता है तो उसको दूसरे, जैसे यहाँ पे कोई बंदा है, इसको ईमेल भेजनी है, तो ये कौन सी प्रोटोकॉल प्रदर्शित करेगी कि ये जो हम ईमेल्स भेज रहे हैं ये किसी पर्सन को ना दिखे, एक तरीके से जो कंप्यूटर है वो पढ़ ना पाए। वो जैसे ही यहाँ पे जाएंगी तो एनस्क्रिप्टेड हो जाए। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है वो पढ़ने योग्य ना रहे, और जैसे ही ये रिसीव होगी तो वो उसको प्रॉपर कंप्यूटर भाषा में आ जाएगी, वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज की जाती है, मेनली जो ईमेल सेंड करते हैं तो उसके लिए तो आपकी SMTP होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब एक नया वर्जन आया है इसका, SMTPS। ठीक है, SMTPS। तो SMTPS का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से सिक्योर, यानी कि एनस्क्रिप्टेड हो जाती है आपकी कोई भी ईमेल वगैरह होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसमें TLS देख लो। अब TLS क्या होता है, TLS होता है एक इंस्क्रिप्टेड करने वाली एक प्रोटोकॉल ही होती है एक तरीके से। इसकी फुल फॉर्म रहती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है TLS की, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो राइट आंसर था इसमें आपका ऑप्शन बी, SMTPS। ठीक है, यानी कि TLS। नेक्स्ट है आपका, IP वर्जन 4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस नेट का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो नेट की फुल फॉर्म यहाँ पे दी है, जैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसमें नेट का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो जैसे ऑप्शन दी है, डेटा पैकेट को एनक्रिप्ट करके नेटवर्क सुरक्षा में सुधार करना, या उपकरणों को गतिशील रूप से IP एड्रेस बांटना, या कई उपकरणों को एक साथ IP सार्वजनिक साझा करने की अनुमति देकर। तो 2 IP एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका IP वर्जन 4, ठीक है, एक होता है आपका IP वर्जन 6। ठीक है, तो 4 इतना एक तरीके से सिक्योर नहीं है, इतना प्रॉपर, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्वर होते हैं, ठीक है, IP वर्जन नेटवर्क 4 में इसमें जो सर्वर होते हैं, एक ही सर्वर, एक ही मैक एड्रेस पर बहुत से, यानी कि 4 या 5 या 10 जो है लोगों को अपने सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, यानी कि 5 या 10 लोगों का एक ही सर्वर होता था इसमें, जो IP वर्जन 4 था। ठीक है, और IP वर्जन 6 में क्या है कि इसके पास सर्वरों की कैपेसिटी, यानी कि मैक एड्रेस की कैपेसिटी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एड्रेस की है, लगभग 300 एनस्क्रिप्टेड, 300 मिलियन समथिंग के एनस्क्रिप्टेड है। तो इसमें क्या हो, इसमें प्रत्येक बंदे को, यानी कि प्रत्येक पर्सन जो भी इसका यूज़र है, उसको मैक एड्रेस जो है
वो अलग देता है, ये आईपी वर्जन 6 जो है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी, यानी कि कई उपकरणों को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई पर्सन्स को या कई उपकरणों को एक सार्वजनिक आईपी एड्रेस दिया जाता था इसमें, की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस को सुरक्षित करना। तो आईपी वर्जन 4 में यही था कि एक एड्रेस पे बहुत सारे लोग चलाते थे, ठीक है, अपने सिस्टम को चलाते थे, यानी कि बहुत सारे सिस्टम का एक ही आईपी एड्रेस होता है। बट जो कि ये आपकी आईपी वर्जन 6 जो जनरेशन आई है, इसमें प्रत्येक, यानी कि जैसे मैं आपको कोई सेंड कर रहा हूँ, कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ, या ब्लूटूथ के या वाईफाई या आपके किसी भी माध्यम से, तो उसमें आपका एक आईपी एड्रेस अलग हो जाएगा। जैसे आपने मेरा वाईफाई जो है यूज़ किया, मान लिया मेरा वाईफाई यूज़ किया, तो आपके पास एक अदर आईपी एड्रेस जाएगा और मेरा आईपी एड्रेस अदर जाएगा। अगर दूसरा कोई बंदा कर रहा है तो उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, तीसरा कर रहा है तो उसका आईपी एड्रेस अलग होगा। इसी प्रकार जो आईपी वर्जन 6 होता है, उसमें हर बंदे के, हर उपकरण का जो आईपी एड्रेस होता है वो अलग होता है, वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके। आपने देखा होगा जब भी आप गेम खेलते हो तो आपको पहले तो क्या आता था, पहले तो एरो आती थी, अगर बाएं या दाएं करना है, ठीक है, बाएं या दाएं करना है, यानी कि लेफ्ट राइट करना है। पहले जो स्क्रीन पर गेमिंग खेलते थे ये आती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब एक ऐसा फीचर जो है इसमें, एक ऐसा इंस्टॉलेशन, एक ऐसा हार्डवेयर इसमें जो है एक असेंबल कर दिया है, जिससे कि आप प्रॉपर फ़ोन को ही, यानी कि पूरे फ़ोन को ही, जैसे आप लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा, राइट करोगे तो राइट हो जाएगा। तो ये उपकरण जो है ये क्या होता है, ये एक सेंसर होता है। तो सेंसर कौन सा है, इसमें जैसे ऑप्शन दिए गए, जैसे बैरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, प्रॉक्सी सेंसर है, या जाइरोस्कोप है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम होता है आपका जाइरोस्कोप, ठीक है। ये एक तरीके से सेंसर होता है, ठीक है, एक तरीके से हार्डवेयर सिस्टम होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में एक इनबिल्ट असेंबल होता है, जिससे कि आप प्रॉपर फ़ोन को जैसे लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा और राइट करोगे तो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, जाइरोस्कोप। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी वर्जन 4 एड्रेस वैध है। तो दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया आपको, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आपका आईपी वर्जन 6, ठीक है। तो इनकी पहचानने की एक ट्रिक है। जो आपका आईपी वर्जन 4 होता है, इसमें जो सिस्टम चलता है, यानी कि जो पैटर्न चलता है, वो इसमें ज़्यादातर तो पॉइंट ही होती है, ठीक है, पॉइंट करके। तो इसमें जो पैटर्न चलता है वो चलता है 3 3 1 1, ठीक है, 3.3.1.1, यानी कि अब देख लो 3 डॉट यानी कि 3 संख्या, फिर 3 संख्या, फिर 1 संख्या, फिर 1 संख्या इसमें। तो इसमें देख लिए, इसमें तो आपकी 2 संख्या, फिर यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर, यानी कि आपकी जो डी है इसमें 3 है, 3 है, फिर 1 है, 1 है, यानी कि जो वैध आईपी एड्रेस 4 है वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। और आईपी वर्जन 6 कैसा होता है, आईपी वर्जन 6 में संख्याओं के साथ, इसमें तो संख्या ही होंगी इंक्लूड, पर उसमें संख्याओं के साथ अल्फ़ाबेटिक यूज़ भी होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेटिक भी यूज़ होते हैं। और उसमें यहाँ पे डॉट ना होके, जैसे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ जैसे 250, यहाँ पे डॉट ना होके कोलन होता है, ठीक है, 2 डॉट जैसे होती है, कोलन होता है। फिर 6 यानी कि 11B, ठीक है, फिर कोलन C, कोलन 3 4, ऐसे करके जो आईपी वर्जन 6 होता है, ठीक है, आईपी वर्जन 6 ये होता है आईपी वर्जन 6। इसकी पहचान ऐसे होती है, इसमें डबल कोलन होते हैं, ठीक है, ना कि एक। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कथन ए है आपका, एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल बड़े डेटा के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को संक्षेप में करते हैं। और कारण है आपका पाइवट टेबल
उपयोगकर्ता को जटिल सूत्रों को मैनिपुलेट करने से मैन्युअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्रित करने की अनुमति देते हैं। यानी कि जो आपकी पाइवेट टेबल होती है, जैसे एक्सेल में लगती है ये, ठीक है। तो पाइवेट टेबल का क्या काम होता है, जैसे कोई बड़ा डेटा है, बड़ा डेटा आंकड़ा है, ठीक है, तो एक मोशन में आपकी टेबल बनाती है। जैसे आपकी कंपनी में कुछ कार्य चल रहा है, ठीक है, रनिंग में भी है और वैसे भी है, तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी जैसे आंकड़े बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ बन गया, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबरिंग चल रही है, तो जैसे ही आपकी जैसे किसी कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, जैसे इसमें सेल्स बढ़ेगी तो यहाँ पे ग्राफ भी बढ़ेगा आपका, ठीक है, सेल्स घटेगी तो ग्राफ भी घटेगा। ये होती है आपकी पाइवेट टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अलग से ये बोल रहा है कि उपयोगकर्ता को यूजुअल मैनुअल रूप से लिखे गए डेटा को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई मैनुअल तरीके से आपको डेटा वगैरह या फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप पूरे जो है फोल्डर पे या पूरे एक्सेल शीट पे जैसे ही आप पाइवेट टेबल लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो है संक्षिप्त कर देगा। जैसे आपकी ग्राफ की है तो ग्राफ में कर देगा, नंबरिंग है तो नंबरिंग, कोई लेटेस्ट चीज़ चल रही है तो लेटेस्ट में दिखाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पाइवेट टेबल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AIoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। तो इसमें ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन और मेक इन इंडिया। तो जो AI और IoT और बिग डेटा का उपयोग कर रही है भारत सरकार, वो कर रही है जो आपकी स्मार्ट सिटी मिशन चले थे, तो उनमें ज़्यादातर AI और बिग डेटा है, जिससे कि पूरी जैसे सिटी है, कोई सिटी का प्रॉपर तरीके से AI से और बिग डेटा से, IoT से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके, जिससे कि पूरे शहर का जो है एक नक्शा प्रॉपर तरीके से बदला जा सके। इसमें क्या क्या फीचर्स रखे जाएंगे, सब चीज़ें ये IoT और इसके जो आपकी AI और बिग डेटा है, इससे एक तरीके से आसान हो रहा है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, फॉन्ट रंग या रिक्त के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। तो आप जैसे ही MS वर्ड चलाते हो तो उसमें जो है फॉन्ट का जो है एक वो रहता है, ठीक है। जैसे आप फाइल में देखते हैं, फाइल, व्यू, इंसर्ट वगैरह, तो फाइल में यहाँ पे दिख जाता है एक फॉन्ट का, ठीक है, फॉन्ट का वो दिख जाता है ऑप्शन। तो उसमें क्लिप आर्ट होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के, जैसे आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो अलग अलग तरीके के क्लिप आर्ट होते हैं, यानी कि फॉन्ट होते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े अक्षर, बाएं दाएं, ऐसे ऐसे अक्षर के अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें कलर्ड भी होते हैं और नॉन कलर्ड भी होते हैं। तो ये मिलता है आपको ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग इवेंटर, थीम्स या टेम्पलेट या सेलिया। तो ये मिलता है आपको सेलिया यानी कि स्टाइल्स में, ठीक है। जैसे आप स्टाइल्स में जाओगे तो स्टाइल्स में आपको प्रॉपर एक चार्ट खुल के आ जाएगा, उसमें सब चीज़ें मिल जाएगी आपको अलग अलग तरीके के। आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो उसी तरीके में बदल जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट है कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है। देखिए जो आपकी LoRa WAN, ठीक है, ये एक टेक्निक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपकी ये टेक्निक क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा अभी जो प्रिसीजन फार्मिंग चल रही है, या आपने देखा हो ड्रोन वगैरह जैसे उड़ाते हो आप खेत में, जैसे स्प्रेइंग के रूप में ड्रोन करते हो, आपका प्रॉपर अपने खेत का लेआउट वगैरह
चेक करना है, प्रॉपर लेआउट करना है, कि यानी कि एक तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, जो खेत है आपका उसका लेआउट चेक कर सकते हो कि यहाँ पे नल आएगा या यहाँ पे किस प्रकार की इसमें खेती की जा सकती है, आपकी खेत की जो है मिट्टी कैसी है, ये भी आप IoT से ही जो है देख सकते हो। यानी कि इसमें किस प्रकार की फसल जो है सुरक्षित रहेगी, इसमें पेड़ किस साइड में लगाने हैं आपको, इस साइड में या इस साइड में। तो ये सब चीज़ें जो है IoT से जो है एक तरीके से अच्छी मानी जा रही है, ठीक है। और ये जो होता है आपका, ये ऑप्शन डी जैसा है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क एक IoT में प्रयोग हो रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी आपका। जैसे नेक्स्ट है, फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट रैंक करने के बंधुत्व, वजन और समय के क्षय के कारक बनाता है। तो देखिए, जिससे कि आपकी पोस्ट वगैरह रैंक करती है, जिससे कि आपकी पोस्ट फीड को जो इसका एल्गोरिदम है फेसबुक का, वो चेक करता है। यानी कि जैसे आप कोई किसी भी सब्जेक्ट में, सपोज दैट आप एग्रोनॉमी में अच्छे हो, ठीक है, या आप कोई जो है वेजिटेबल फार्मिंग की वीडियो देखते हो, या आप कंप्यूटर की वीडियो देखते हो, तो आपको क्या है, आपकी एक तरीके से जो इनका AI सिस्टम होता है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो एक तरीके से उसको फीड कर लेता है आपकी कुछ समय की जो स्क्रॉलिंग है, वो आपका इंटरेस्ट है, वो उसको फीड कर लेता है। और आपके पास ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उसी तरीके की, जैसे आप कंप्यूटर की देख रहे हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपके पास रील्स वगैरह भेजेगा, ठीक है। अगर आप वेजिटेबल फार्मिंग से देख रहे हो तो वेजिटेबल फार्मिंग से, एग्रोनॉमी से रिलेटेड देख रहे हो तो एग्रोनॉमी से रिलेटेड। तो इसका जो ये यूज़ करता है, तो इसमें जैसे एज रैंक है, या कंटेंट रैंक है, सोशल रैंक है, या पेज रैंक है, तो इसमें यूज़ होता है आपका एज रैंक, ठीक है। एज रैंक एक के माध्यम से ही आपका जो फेसबुक है वो आपकी इंटरेस्ट को पहचानता है, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट है आपका अभिकथन एक, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। जीरो ट्रस्ट का मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में भी बताया था कि जीरो ट्रस्ट यानी कि कोई भी मशीनरी है, चाहे आप उस पर कितने ही दिन से काम कर रहे हो, अगर आपने उसमें कमांड दे रखी है कि भाई कोई भी यूज़र आएगा, चाहे वो XYZ कोई भी हो, आप हो या कोई भी हो, तो उससे पासवर्ड मांगना ही मांगना है। यानी कि ये नहीं कि आप उस पर ट्रस्ट करोगे, आपको पासवर्ड मांगना ही मांगना है। मशीनरी का यही काम होता है कि वो किसी भी बंदे पर ट्रस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। नेक्स्ट है, जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिजाइनों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी हो और कोई भी हो, ठीक है। तो राइट है इसका, तो राइट आंसर ए ही होगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपका, प्रत्येक प्रोटोकॉल कॉलम ए और कॉलम बी को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है आपका SMTP किस में यूज होता है, सर्वरों के ईमेल भेजने में के प्रोटोकॉल, या IAMP आपके सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्ति के लिए, सिंक्रोनाइज के लिए, या ईमेल डाउनलोड करने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, यानी कि जो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये सर्वरों के बीच ईमेल भेजने का काम करता है। और जो IAMP होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये होता है आपका सर्वर पर पुनः प्राप्त करने वाली सिंक्रोनाइज के लिए प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो POP3 होता है, POP3 पुनः प्राप्ति के लिए, यानी कि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है। और जो MIME होता है, ये मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्म करने के लिए एक मानक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो राइट आंसर था इसमें ए का ए, बी का बी, और सी का सी, और डी का 4। नेक्स्ट है आपका, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके, ठीक है। अमान्य डेटा यानी कि आप एक तरीके से एक फॉर्मेटिंग लगा सकते हो कि यानी कि मेरे को कोई भी अनवैलिड डेटा नहीं चाहिए इस एक्सेल शीट में, यानी कि
आप इसमें जैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको 75 नंबर से कम वाले बंदे नहीं चाहिए, ठीक है, या 60 से नंबर वाले कम नहीं चाहिए, यानी कि 75 का स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो एक डाटा वैलिड करेगा। जैसे ही आप 65 एंटर करोगे तो आपकी एंट्री नहीं लेगा। तो यही होती है आपकी डेटा वैलिडेशन सिस्टम होता है एक तरीके से। ये तो ऑप्शन डी होगा डेटा सत्यापन। यानी डेटा सत्यापन, डेटा वैलिडेशन का जैसे आप ऑप्शन इसमें ओके कर दोगे तो जैसे आपने अगर 75 यानी 75 और 75 से ऊपर के आंकड़े लेगा, ये 65 या 60 या 40 आप इस पर टाइप करोगे तो ये नहीं लेगा। तो यही होता है इसका डेटा वैलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, आप जैसे मेल वगैरह किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें जैसे मैंने आप किसी को मेल ट्रांसफ़र किया, ठीक है, मेल ट्रांसफ़र किया तो मुझे उसमें जैसे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे मेरे को कहीं इंटरव्यू देना है किसी कंपनी में, मैंने मेल तो लिख दिया, उसमें सब चीज़ें लिख दी अपनी, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अपना CV भी ऐड कर दूँ, ठीक है। यानी कि CV आप PDF फॉर्म में ऐड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अटैच। तो उसमें अटैच फॉर्म में आपने इसमें अटैच कर दिया ईमेल में तो उसको बोलते हैं मेल मर्ज, ठीक है। तो मेल मर्ज का मतलब इसमें जैसे दिया गया है कई दस्तावेजों को एक फाइल में संयोजित करना और स्वचालित रूप से अनुक्रमण सर्जित करना, या कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयोजनों को ट्रैक करना, या मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करने की व्यक्तिगत सुविधा। यानी कि इससे मोटा मोटा अगर मैं बात करूं कि जैसे मुझे बहुत से लोगों को ईमेल करना है, यानी कि मैं एक सर्वर हूं, ठीक है, मुझे बहुत से लोगों को, बहुत से यूज़र को एक ईमेल करना है, एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करना है कि जिसमें मुझे क्या करना पड़े, इस यानी कि इनको नाम देता हूँ ABCD, तो ऐसा फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है, जिससे कि जैसे A के पास जाए तो A का नाम लिख जाए उसमें, और B के पास जाए तो B का नाम लिख जाए, C के पास जाए तो C का नाम लिख जाए, D के पास जाए तो D का नाम लिख जाए। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, यानी कि एक तरीके से मेल इस तरीके से मर्ज किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर मेल भेज रहा है तो वो उसी के नाम से जाएगा, ना कि एक सिस्टम अलग से नाम से, ठीक है। तो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन डी, यानी कि मुख्य दस्तावेज जो होता है, जो आपका मुख्य दस्तावेज बनाओगे वो डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाता है। यानी कि यहाँ पे तो मैंने ऑल के लिए बनाया था, पर जैसे ही आपके पास जाएगा तो आपको लगेगा कि व्यक्तिगत, यानी कि मेरे लिए ही ये जो है ईमेल्स बनाया गया है। तो ये होता है आपका मेल मर्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक नवाचार कॉलम A को कॉलम B से सुमेलित करना है। तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग दिया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, या वर्चुअलाइजेशन, डेटा स्रोत के करीब बड़ा डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना, या एज कंप्यूटिंग होता है इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन, या आपका गणना के लिए क्वांटम परियोजना का लाभ उठाना। तो इसमें ऑप्शन मिलाएंगे, ए का होगा आपका इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं आपका थर्ड, ठीक है, ए का होगा थर्ड, ठीक है। बी का होगा यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और बी का होगा आपका फर्स्ट, ठीक है, बी का होगा फर्स्ट, यानी कि जो वर्चुअलाइजेशन होता है एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, ठीक है। और सी का होगा आपका सेकंड, यानी कि जो आपकी एज कंप्यूटिंग होती है डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना, तो आपका सेकंड हो गया। और आपका डी का बचा आपका 1 2 3 आपका 4, ठीक है, होगा 4, ठीक है। यानी कि डेटा क्वांटम परियोजना क्या होती है, आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये थे आपके ए का आपका सेकंड हो गया, ठीक है, ए का थर्ड, और बी का फर्स्ट, और सी का सेकंड, और डी का फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
यानी कि ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में पूछ रहा है। तो जैसे ऑप्शन दिए गए हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन, फीचर एक्सटेंशन या फाइन ट्यूनिंग, या आपकी मॉडल एनसेम्बलिंग, या उपयुक्त में से कहीं नहीं। जो आपका ट्रांसफर लर्निंग जो होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो पूर्व प्रशिक्षित मॉडल होते हैं उनसे ये एक तरीके से रिलेट करता है। इसका काम होता है फाइन ट्यूनिंग के लिए, यानी कि किसी बड़े डेटा में से किसी चीज़ को खोजने के लिए ये किया जाता है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा को प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स के जैसे तकनीकों का उपयोग करती है? तो इसमें ऑप्शन था उमंग पोर्टल, डिजी लॉकर, भीम ऐप या आरोग्य सेतु। सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था आरोग्य सेतु का, जो जब आपकी कोविड-19 जो है, ठीक है, कोविड-19 चला था, तो इसमें एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का भी यूज़ किया गया था, जिससे कि आंकड़ों को अच्छे से देखा जा सके। ठीक है, कितने आंकड़े आए थे। ठीक है, ये थी आपकी आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, अब आप किसी भी कंपनी में, कॉरपोरेट में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको अगर वीलुकअप एक्सेल में वीलुकअप, एच लुकअप, ठीक है, पाइवेट टेबल, ये सब चीज़ें अगर आती है तभी सिलेक्ट होंगे आप, वरना नहीं होंगे, क्योंकि इनका सबका जो आपका वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवेट टेबल, इन सब का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है आपकी कॉरपोरेट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछ लिया जैसे कि वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी कि किसी भी डेटा को, बिग डेटा को वर्टिकली सर्च करने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा, किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना या निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, ये होता है आपका वीलुकअप। यानी कि बहुत बड़े डाटा दे दिए जाते हैं आपको कंपनी में, तो आपको पता ही है बड़े बड़े डाटा होते हैं, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में, ये इस तरीके के फॉर्म में जो है डेटा को खोजेगा। यानी कि एक कॉलम जैसे बनाओगे आप, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे वीलुकअप, तो उसी पर्टिकुलर सेल्स का जो है आपको डाटा निकल के आ जाएगा। यानी कि आपको मोहन का डाटा चाहिए या किसी प्रोडक्ट है, जैसे मान लिया कोई चाय है, ठीक है, प्रोडक्ट का आपको डाटा चाहिए, तो आप जैसे इसमें वीलुकअप लगाओगे, प्रॉपर डाटा में से उसकी सारी एंट्री निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका वीलुकअप। तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस जो आपके स्टोर कीपर एग्जाम में आए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको पैटर्न भी पता लग गया होगा कि आपका जो आने वाला SGTA एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें जो कंप्यूटर है आपका, उसमें कंप्यूटर का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, जो आयोग है वो आयोग बहुत सतर्क हो गया है और एक तरीके से जो कंप्यूटर क्वेश्चंस है उनको ऐसे मॉडिफाई करके दे रहा है कि आप बहुत ही, अगर आप यूज़ नहीं करते हो, देखिए जो बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, फ़ोन को अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेल वगैरह, MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो तो अच्छे से समझ जाएंगे। बट जो बिल्कुल कंप्यूटर के टच में ही नहीं रहते, बिल्कुल कंप्यूटर के टच में ही नहीं रहते, तो उनको क्या पता कि पाइवेट टेबल क्या होगा, MS एक्सेल क्या होगा। ठीक है, तो उनको देखिए, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यानी कि जब तक आप MS वर्ड या MS एक्सेल को खोलकर नहीं देखोगे, इसमें यहाँ पर रिबन कहाँ है, फाइल एक्सटेंशन कहाँ है, स्टाइल कहाँ है, ठीक है, और इंसर्ट वर्ड कहाँ है, इंसर्ट कहाँ से होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे। आप कितनी भी, कोई सी भी किताबें पढ़ लो, किसी भी चीज़ को, कोई सा भी वीडियो देख लो, तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक तरीके से, क्योंकि मुझे तो कम से कम 4-5 साल हो गए कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब करते करते, ठीक है, और मेरे लिए तो बहुत चीज़ें हैबिचुअल हो गई है, आपके जो कंप्यूटर रिलेटेड सब चीज़ें। अब मुझे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उनको थोड़ा समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि आपको लग जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी लैंग्वेज वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए अच्छी अच्छी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज वगैरह चल रही है कंप्यूटर में, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न में अभी दी हुई है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए
लाइक नहीं करते आप बिल्कुल भी यार, और अपना कमेंट भी भेजा करो कि आपको किस प्रॉपर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।